हाउ टू टेक नोट्स। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे कि एक अच्छा खासा नोट्स जिनको हम लेट्स से एग्ज़ाम है 1 महीने पहले उसको हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ और वो बहुत ही ऐसा लंबा चौड़ा ना हो कि 5 कॉपी भर गई है या 3 कॉपी भर गई, उसको रिवाइज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाने की टेक्निक हम यहाँ पे देखते हैं। सो मेक श्योर कि कॉर्नल मेथड तक आप रुको, ठीक। नंबर 1, गैदर नोट मेकिंग मटेरियल्स। तो ऑब्वियसली स्टडी टेबल पे बैठोगे तो वहाँ पे पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और बुक, नोट्स, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, कॉपी एक्सेट्रा, ठीक। फिर उसके बाद ये है कि जैसे जो बुक आपको पढ़ाई करनी है उसको आपको एक रीडिंग, ऑब्वियसली मैथ्स एक्सेट्रा की बात नहीं हो रही है, तो एक रीडिंग एक बार ऐसे रीड करना है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है ना कि एक बार जब आप कोई भी बुक है उसका 1-2 चैप्टर आप पढ़ते हो तो वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा टफ है तो आप जाके गूगल करते हो, आपको मिलता है कि हाँ ठीक है इसका ये अर्थ होगा, चलो समझ आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब पहली बार रीड करते वक्त आपके दिमाग में होता है कि जैसे ही 2 पैराग्राफ खत्म होंगे ना तुरंत मुझको नोट्स बना लेना है और उसके बाद हाईलाइट कर लेना है। ये क्या है? ये ऐसे है कि मतलब ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, तो आप ऐसा करते हो तो मत करो। देखो फर्स्ट रीडिंग ऐसी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अगर हम माने तो उसमें यही है कि फर्स्ट रीडिंग करी जाती है ताकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले। सेकंड में ये होता है कि आपको अपने खुद की जो समराइज करे हुए वर्ड्स जो आपके माइंड में घूम रहे होंगे उनको आपको ध्यान देना होगा, और उसके बाद आपको जैसे कहते हैं ना कि जर्नलिंग करना, उस तरीके से आपको नोट्स एक बार ऐसे ही रफ पे लिख देना होगा कि हाँ क्या क्या इस पूरे एक पेज से मुझे समझ आता है, उसको मैं लिख के देखूँ। उससे क्या होगा कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें नेचुरली ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगी, क्योंकि आपने जो अभी रफ पेज पे लिखा है उसको आपने खुद के ही लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश किया है कि आपने एक्टिव रिकॉलिंग की है यहाँ पे। ये चीज़ें हेल्प करती हैं ज़्यादातर, इसलिए एक बार ऐसे लिख के फिर उसके बाद आप उसको ऑब्वियसली अच्छे से नोट में तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बार ये एक अच्छी टेक्निक है जो मुझे मिला। पर्टिकुलरली 2 आर्टिकल्स में, दोनों ही में ये चीज़ें लिखी थी कि आप जो भी पढ़ो पैराग्राफ एक्सेट्रा, आर्टिकल्स, बुक्स, उन सब में एक चीज़ कॉमन होना चाहिए कि जब आप नोट्स बनाओ, जब आप लिखो तो मेक श्योर कि आपके खुद के ही वर्ड्स हों, खुद के लैंग्वेज में आप लिखो, ये बेटर है। आगे उसी में आ जाता है कि ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करोगे, हाईलाइटर का अच्छा खासा यूज़ करो, अलग अलग कलर्स, इतना मत कलरफुल कर दो कि बिल्कुल ही मतलब वो रेनबो लगे। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा एक मॉडरेशन रखो और थोड़ा बहुत लाइन स्किप कर दो ताकि बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप उसको ऐड कर सको। और चैप्टर्स को ना छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देना होगा ताकि हम उसको आराम से समझ पाएँ कि हाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अगर हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बोरियत महसूस नहीं होगी और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। नंबर 2, कॉर्नल मेथड। ये क्या है? देखो जैसे बुलेट पॉइंट्स हैं, फ्लो चार्ट हैं, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली ग्राफ एक्सेट्रा हमें सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे यूज़ करना होगा। और जब हम इन सब का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि देखो इकोनॉमिक्स है, ऑब्वियसली वहाँ पे ग्राफ यूज़ होगा, और हिस्ट्री है वहाँ पे टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो MCQ हो या फिर लॉन्ग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आपने जब कोई बैटल लिख रहे हो तो वहाँ पे अगर आप डेट्स वगैरह मेंशन करते हो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। माइंड मैप सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप जब माइंड मैप बनाते हो तो कई बार होता है कि 2 से 3 पेज का इन्फॉर्मेशन को आप लगभग 1 पेज में ही सिमटा लेते हो, तो वो चीज़ें अच्छी हैं, एक तरीके से हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं, और बुलेट पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही। नंबर 3, लिसनिंग इफेक्टिवली फॉर नोट टेकिंग। तो जब क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हो तो ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सुनते नहीं हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि क्लास में ये हो रहेगा कि मतलब उनका ध्यान रहेगा बातचीत पे और अलग चीज़ों पे, तो या सुनते भी हैं तो मतलब जैसे अगर 40 से 45 मिनट के आसपास का पीरियड है तो उनका तो जो एक तरीके से अटेंशन स्पैन है वो 20 मिनट का रहता है, उसके बाद उनको चीज़ें टफ लगने लगती हैं। तो ये चीज़ें ना करें, मेक श्योर कि ध्यान से सुनो और एक्टिव लिसनिंग की स्किल थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आ ही जाना है। जैसे जब टीचर बोले कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल, एज रिजल्ट ऑफ, ये सारे वर्ड्स, और ये हाईलाइट कर लो, हो सकता है कि MCQ में आ जाए ये सारे वर्ड्स, तो आपको वहाँ से एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए वहाँ पे, और वो चीज़ें ठीक है।
और घर पे आने के बाद जो नोट्स वहाँ क्लास में टीचर ने पढ़ाया उसको 2-3 बार रीड कर लेना होगा ऐसे ही रैंडमली। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन ठीक रहता है। नंबर 4, एक्टिव रीडिंग। तो वही है कि नोट टेकिंग के पहले आपको एक्टिव रीडिंग करनी है और वहाँ पे हाइलाइटर वगैरह लगा देना है। और फ्लैश कार्ड, जैसे कि फ्लैश कार्ड में ये आ जाएगा जैसे इंपॉर्टेंट नेम है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट चार्ट है, ग्राफ है, ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, फैक्ट्स है। ये क्यों करना है? देखो फ्लैश कार्ड्स का इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है जैसे आप किसी लॉन्ग आंसर राइटिंग में लिखने वाले हो एग्जाम आने वाला, ठीक, कि जब अगर आपका एग्जाम MCQ ओरिएंटेड है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे लिखा रहेगा कि कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दो कि हाँ यहाँ से एग्जामिनर थोड़ा सा मतलब ऐसे घुमा के क्वेश्चंस पूछेंगे, दिक्कत होगी। तो उन सब वर्ड्स को बार बार रिकॉल करो कि एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करने वाला हूँ, कैसे हैंडल करने वाली हूँ, ठीक। तो वो एक तरीके से हेल्प मिल जाती है। और लॉन्ग आंसर राइटिंग है तो बार बार एक रफ पेज पे लिखो कि इंट्रो कैसा रहेगा, बॉडी कैसी रहेगी, कंक्लूजन कैसा रहेगा, क्या कोट्स यूज़ करने वाले हैं। उससे क्या होता है, क्या डायग्राम्स, चार्ट्स बनाना होगा। हर एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली PYQs हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQs। और साथ में ये भी देखें कि हाँ अगर 2 से 3 पेज लिखना होगा वहाँ पे तो पहले से ही एक तरीके से माइंड मैप होना चाहिए दिमाग में कि कैसे कैसे, लेट से 5 से 7 क्वेश्चंस आ गए, कभी कभी 10 क्वेश्चंस आ गए तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, वो चीज़ें पहले से ही होनी चाहिए। और कई बार मॉक टेस्ट दिए रहो तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। और इसीलिए ये चीज़ें एक्टिव रिकॉलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे वो लॉन्ग आंसर राइटिंग है, चाहे वो MCQ ओरिएंटेड। एक्टिव रीडिंग तो वही है कि एक्टिव रीडिंग करनी है और एक्टिव लिसनिंग भी करनी है और एक्टिव रिकॉल भी करना है। और मेक श्योर, जाते जाते एक अच्छा सा कोट मिला था, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो अगर आप एग्जाम में क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, इन सब चीज़ों के बारे में उतने आप कंसर्न नहीं हो तो आप अगर प्रिपरेशन करने में फेल हो जा रहे हो, डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर रहे हो कि हाउ टू फेल इन द एग्जाम। ऑब्वियसली आपको आगे जाते जाते ये निगेटिव मोड पे ख़त्म किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक पॉजिटिव कोट ऑफ द डे है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।